जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरा नाम एसटीएम इरशाद। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 3 पीवाईक्यू के क्वेश्चन। ये लड़ाकू प्रश्न होंगे, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर कौन था जिसने कुंवर सिंह के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था? तो मेरे दोस्त, एक बात का ख्याल रखिएगा, 1857 की क्रांति, पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, पहले उस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के खिलाफ कौन था? तो इसका सिंपल जवाब है मेरे भाई कि वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। अब एक बात ध्यान दीजिए, विलियम, ये ऑप्शन में तो नहीं है इसमें, लेकिन विलियम टेलर के साथ साथ पटना वाले क्षेत्र से विसेंट आयर भी था, लेकिन एक्चुअल वीर कुंवर सिंह के खिलाफ विलियम टेलर था। अब एक प्रश्न का ध्यान दीजिए, ये विलियम टेलर जो है, ऐसे पटना कहिए या बिहार का जो क्षेत्र था, वह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का नेतृत्व विलियम टेलर पटना में। कर्नल नील की यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो कर्नल नील जो है, ये इलाहाबाद, ये क्या, इलाहाबाद में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और कैंपवेल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो कैंपवेल, तो कैंपवेल जो है लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर जो है, इन यहां मतलब इन दो जगहों से कैंपवेल ने जो क्या किया था, 1857 की क्रांति का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे ये दोनों। हाँ, रही बात तो 1857 की क्रांति में भारतीय सेनापतियों की यदि बात की जाए, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे, और झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। फिर इलाहाबाद से बात किया जाए तो लियाकत अली, और इलाहाबाद से कौन था अंग्रेजी सेनापति, तो कर्नल नील, लियाकत अली और कर्नल नील। उसके बाद यदि बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी से अजीमुल्ला और बरेली से खान अब्दुल या खान बहादुर खान कह सकते हैं आप। आइए, आई होप कि चीजें समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखा जाए इस प्रश्न को। ये क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत, ये प्रसाद का सिद्धांत क्या है भाई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जिसे कहते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब यही है कि भारत में या भारतीय संविधान के अनुसार वह सरकारी पद जो एक प्लेजर के तौर पर प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आप आईएएस का पद समझते हैं, ये क्या है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अब प्रसाद पर्यंत का सिंपल मतलब क्या ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे नियुक्ति से हटा सकता है, या जिस भी पद के लिए रखा हो गया हो हटा सकता है, और मतलब नियुक्ति जिसे किया गया तो इनको क्या किया जा सकता है, हटा सकता है। हाँ, ऐसा तो आईएएस के लिए ज्यादातर हुआ नहीं है, लेकिन ये राज्यपाल को देखा गया है कि जब जो है राष्ट्रपति जो है इच्छा अनुसार जब तक चाहे जिस भी राज्य का राज्यपाल रखना चाहे रखें, और फिर अपनी इच्छा अनुसार वहां के राज्यपाल से क्या करते हैं, इनके पद को हटा देते हैं। तो इसका मतलब राज्यपाल जो हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये पद से हट जाएंगे।
तो बस इतना याद रखिए कि जो केंद्र स्तर पर होंगे, जो भी पद हैं, केंद्र स्तर पर जो भी पद हैं जैसे आईएएस वगैरह, तो ये किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और जो राज्य स्तर पर प्रसाद पर्यंत होते हैं, वह राज्यपाल के दौरान के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं ये? राज्यपाल। अभी एक सिंपल सी बात ये समझनी है हम लोगों को कि ये राज्यपाल राज्य स्तर पर जो भी जैसे बीपीएससी के जो भी हुए कैंडिडेट, वो लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद नंबर 310, आर्टिकल नंबर 310। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला येलो केक। तो भाई नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय संलयन में यूरेनियम यूज किया जाता है। तो क्या यूज किया जाता है येलो केक के रूप में? यूरेनियम केक। सूर्य में भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन बम जब बनाया जाता तो हाइड्रोजन बम में भी किस सिद्धांत का यूज किया जाता? तो नाभिकीय संलयन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। पर्यावरण से संबंधित जो ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है, क्या भाई? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है किस चीज से संबंधित है? सिंपल भाषा में पहले एक तो समझ जाइए कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है रामसर सम्मेलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन। और ये रामसर सम्मेलन की यदि बात की जाए तो ये वेटलैंड से संबंधित है, यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से ये संबंधित है। आइए अभी इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। और तो देखिए, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड यानी रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड स्थलों की एक सूची है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? वेटलैंड स्थलों की एक सूची है जिनकी पारिस्थितिकी में मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण खतरनाक परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये रिकॉर्ड तैयार किया गया था। और ये रिकॉर्ड कब तैयार किया गया था? 1990 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। और इसके अलावा यदि बात करें हम लोग तो अर्थशास्त्र के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए भाई, इसका उपयोग आय की समानता के लिए किया जाता है। आय की असमानता, जो इनइक्वालिटी है किस चीज में? इनकम में, उसको मापने का काम करता है। इसको यदि समझने का प्रयास करिएगा तो लॉरेंज ग्राफ जो खींचा जाता है, उसमें ये लॉरेंज ग्राफ है। और इसमें जो ये झुकाव है आय का, तो इसके बीच का ये जो गैप है, ये पूरा ऐसे यदि पूरा एक्स एक्सिस है, तो ये गैप ही क्या कहलाता है? ये गैप जो है ये असमानता को दिखाता है। और गिनी गुणांक की यदि बात की जाए जी बराबर, तो ये मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है, ये बीच में जो है इसका एरिया, यदि इसका एरिया मान लिया जाए ए, इसका एरिया क्या मान लिया जाए केवल ये ए पूरा का, और ये टोटल का एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया यदि एक्स है, तो ए बटा में एक्स, यही क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट
ऑफ गिनी या गिनी कॉफिशिएंट के रूप में जाना जाता है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो अपलोड कर देंगे और उसे आप देख लीजिएगा ना। एक विशेष टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, कुछ चीजें समझना होगा, फिर आगे हम लोग इस पर चर्चाएं करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उतना ना समझ में आया तो इस प्रश्न में बस इतना ही ख्याल रखिएगा फिलहाल के लिए कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है भाई? तो गिनी गुणांक आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? आय की असमानता को। ओके, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बताया गया कि रामसर कन्वेंशन जो क्या बोला जाए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पारित हुआ था, ये कब हुआ था? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें उसका। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ मत्तविलास प्रहसन, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ मत्तविलास प्रहसन की रचना जो है किस पल्लव राजा ने की थी? किस पल्लव राजा ने की थी? तो एक बात का ख्याल रखिएगा, इसका जो जवाब होने वाला है वो होने वाला है महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन भाई? महेंद्र वर्मन प्रथम। अब एक सिंपल सी बात समझेंगे हम लोग चीजों को, और ध्यान दिया जाए। यदि थोड़ा सा आप जानकारी रखना चाहें तो आप ये रख सकते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका जो इनका जो कार्यकाल रहा है 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक। कब से कब भाई? 630 ईस्वी से लेकर। और ये जो महेंद्र वर्मन है, ये किस वंश के शासक है? तो पल्लव वंश के शासक है। किस वंश के शासक? तो पल्लव वंश के शासक। यदि आगे बात किया जाए तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि इन्हें जो है पाषाण तक्षण वास्तुकला का जनक कहा जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसको? पाषाण, पाषाण मतलब होता पत्थर, रॉक। पाषाण तक्षण, तक्षण की यदि बात की जाए तो कटिंग, राइट ना, स्टोन कटिंग यदि कहा जाए, स्टोन कटिंग, स्टोन कटिंग कला का बात किया जाए तो पत्थरों को काटने की जो शुरुआती कला है, जो मूर्ति वगैरह बनाने के लिए, इनको महेंद्र वर्मन प्रथम को पाषाण तक्षण कला का क्या माना जाता है? जनक। इस कला का जनक इन्हें माना जाता है, याद रखिएगा। तो मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। आइए आगे बढ़ते हैं। खगोल भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा जो एक श्वेत वामन तारे के अधिकतम द्रव्यमान को दर्शाती है, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? इसका जवाब है 1.44 टाइम्स होता है, राइट ना, 1.44 गुना होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, सूर्य से यदि मतलब किसी तारे का जो वजन है, द्रव्यमान है, यदि सूर्य से इतना गुना से कम है, 1.44 गुना से कम है, तो वह श्वेत ड्वार्फ कहलाता है, या व्हाइट ड्वार्फ कह सकते हैं इसे, या और भी भाषाओं में इसे श्वेत वामन तारा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लेकिन यदि इसका वजन जो है सूर्य के तापमान द्रव्यमान से 1.4 गुना से ज्यादा होता है, तो वह ब्लैक होल में समा जाएगा, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ब्लैक होल में समा जाएगा। अब इसके अलावा बात किया जाए तो इसी खोज के लिए ये जो यश चंद्रशेखर, इनका पूरा नाम यश चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अब इनकी यदि बात की जाए तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1930 में, और इस सिद्धांत के लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज, इसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। हाँ, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि नोबेल प्राइज का शुरुआत कब हुआ था? नोबेल प्राइज का शुरुआत कब हुआ था? अगला प्रश्न है, कोला सुपर डीप बोरहोल जो पृथ्वी पर अब तक सबसे गहरा मानव निर्मित बिंदु है, यह
किस देश में? तो भाई ये रूस में है, सिंपल सी बात यदि समझे तो। और एक बात समझिएगा, ये रूस में तो है, रूस की राजधानी मास्को है। रूस की राजधानी मास्को, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा यदि हम सभी बात करें तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। आप इसे ख्याल रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चीजों को सुना जाए और समझा जाए। हाँ भाई, अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान व्यापार का मुख्य केंद्र मुजिरिस, संगम काल के दौरान व्यापार का मुख्य केंद्र मुजिरिस किस आधुनिक भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो ये है भाई केरल। ओके, एक चीज याद रखें, केरल की बात की जाए तो केरल का ही नाम अभी बदलकर केरलम करने का विचार किया जा रहा है, केरलम। इसके बाद बात किया जाए तो आप याद रख सकते हैं, यह सबसे साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता बात की जाए, महिला साक्षरता की बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, कहीं कहीं इसे ही एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की केंद्रीय समिति में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस क्रांतिकारी नेता को चुना गया था? किस क्रांतिकारी नेता को चुना गया था? तो एक बात का समझिएगा, एक्चुअल ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो है 1928 में जब गठित किया गया तो इसकी अध्यक्षता जो हुआ था या नेतृत्व जो किए थे चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और याद रखिएगा किसने किया था अध्यक्षता, नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। लेकिन 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 इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहिए या आर्मी जो 1928 में बनाया गया, इसका नेतृत्व बिहार के लिए करने के लिए दो लोगों को चुना गया था, जिसमें से एक व्यक्ति थे, आप नाम उनका याद रख सकते हैं, दोनों लोग का नाम है, बट एक थे फणींद्र नाथ घोष। कौन? फणींद्र नाथ घोष और योगेंद्र शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला। तो ये दो लोग थे। तो मुख्य रूप से थे फणींद्र नाथ घोष और सहायक के रूप में थे योगेंद्र शुक्ला। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़ फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।